हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में दृश्यम 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक दृश्यम 1 जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी नहीं देखी तो आपको इसकी स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो पहले वो देख लें। मूवी के स्टार्टिंग में हम 4 अक्टूबर 2014 का सीन देखते हैं, जहां हम डेविड को देखते हैं जो टोनी को ड्रग्स देता है और कहता है कि वह अब इस काम को अपनी बीवी की वजह से छोड़ रहा है, जिस पर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगली डिलीवरी के बाद ही तुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन डेविड पैसे गाड़ी में से निकाल के भागने लगता है और टोनी उसका पीछा करता है और दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर डेविड टोनी को उसी की गन से मार देता है। वहीं पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख के डेविड वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां विजय कोई चीज़ मिट्टी के नीचे दबा रहा होता है और डेविड ये सब कुछ देख लेता है। फिर डेविड अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम 7 साल बाद देखते हैं कि विजय ने अपने घर के सामने वाली ज़मीन बेच के अपना थिएटर खरीद लिया है और वो एक मूवी बनाने पे भी काम कर रहा है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि विजय ने जिनको जगह बेची है उसका हस्बैंड शराब के पैसों की वजह से अपनी बीवी जेन को मार रहा है, जिन्हें विजय छुड़वाता है और उसकी वाइफ को कहता है कि पुलिस में इसकी कंप्लेन करो। फिर हम विजय को देखते हैं जिससे मिलने महेश आता है और वो कहता है कि साइम की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। अगर तुम मुझे उसकी अस्थियों के बारे में बता दो तो मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर वो एक बहुत बड़े फिल्म राइटर मुराद अली से मिलता है और मुराद अली कहते हैं कि हमारी मूवी कहाँ तक पहुँची है, जिस पर विजय कहता है कि प्रोड्यूसर्स को इसकी एंडिंग पसंद नहीं आ रही और वो उसको एक नए आइडिया देता है एंडिंग के लिए। इसके बाद वो एक क्रिश्चियन के कब्रिस्तान को संभालने वाले से मिलता है, जिनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि विजय ने उसकी बहुत मदद की है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो अपनी सज़ा काट के घर वापस आ जाता है। फिर उसकी वाइफ उसको अपने बुरे हालात के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि इनको मैंने ही ख़राब किया है, अब मैं ही ठीक करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम महेश और मीरा को देखते हैं, जिन्होंने अपने बेटे साइम की याद में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें मीरा कहती है कि जिसने भी उसके बेटे साइम को मारा है वो उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और अगर आने वाले दिनों में उन्हें कोई भी मेरी वजह से तकलीफ़, दर्द या परेशानी का सामना करना पड़े तो वो मुझे माफ़ कर दे। नेक्स्ट सीन में हम विजय को देखते हैं जो एक बंदे के साथ बैठ के शराब पी रहा होता है, जो कि फोरेंसिक एविडेंस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड है और अजय उसको अपनी मूवी में एज अ हीरो कास्ट करेगा और वह विजय से कहता है कि हमारी मूवी कब स्टार्ट होगी, जिस पर विजय कहता है कि वह बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर उससे पहले हमारी स्टोरी किसी और ने चुरा ली तो, जिस पर विजय कहता है कि उस कॉपीराइट की वजह से ही उसने पहले ही स्टोरी की थोड़ी बुक्स छपवा दी हैं और उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर मॉर्निंग में उसकी बेटी अंजू पुलिस वालों को देख के घबरा जाती है और अपने फादर को बताती है कि वो घर की पिछली साइड से आ रहे हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम क्यों डरे। और उनके डोर की बेल बजती है और विजय अंजू को दरवाज़ा खोलने को कहता है और अंजू आके कहती है कि वो पुलिस वाले मम्मा को बुला रहे हैं। फिर विजय और नंदिनी दोनों बाहर जाते हैं और एसीपी सर कहते हैं कि जेन ने अपनी पति की रिपोर्ट करवाई है, जो कुछ ये कह रही है क्या वो सच है, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, ये जो कुछ कह रही है वो सच है। और एसीपी सर उसके हस्बैंड शिव को कहते हैं कि अगर इसके बाद तूने मारा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर रात में अंजू एक सपना देखती है और उसे स्ट्रेस का अटैक होता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि उसकी बीमारी पे ट्रिगर हो गई है। अगर दोबारा कुछ इस तरह हुआ तो इसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर एसीपी को आईजी की कॉल आती है और वो कहते हैं कि गायतोंडे को लेके मेरे पास आओ और वो तरुण जो कि आईजी है उनके पास पहुंच जाते हैं और आईजी कहता है कि तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम इकलौते हो जो विजय के बारे में सच थे, लेकिन एसीपी कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और वहीं मीरा आ जाती है और कहती है कि मेरे पास एविडेंस है। और वहीं हम जेन और शिव को देखते हैं जो अंडरग्राउंड होके जे के पास रह रहे हैं और मीरा कहती है कि जब हमें पता चला कि जे अपने घर के सामने वाली ज़मीन बेच रहा है तो मैंने शिव के नाम उस ज़मीन को ख़रीदा
और पिछले 2 साल से वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। फिर जैन उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें नंदिनी कह रही होती है कि विजय ने दूसरे दिन ही बॉडी को छुपा दिया है और वो कहते हैं कि हम लोग ना जाने ही तो बेहतर है। नेक्स्ट मॉर्निंग आईजी एसीपी और गैतोंडे को कहता है कि विजय ने 45 किलोमीटर के आसपास ही कहीं बॉडी दफनाई है और वो लोग पूछताछ शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो इसके बारे में आईजी को बताते हैं, जिस पर वो कहता है कि ये खबर पिला दो कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको पुलिस 5 लाख रुपए देगी। और आईजी कहता है कि उनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी क्योंकि जैन और शिव ने उनके पूरे घर में माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं। फिर अंजू अपने घर के बाहर देखती है तो आईजी उनके गार्डन में खड़ा होता है और फिर वो उनके घर आ जाता है और कहता है कि आपके हस्बैंड से कुछ बात करनी है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वो तो यहाँ नहीं है। फिर वो उन सारों को थोड़ा सा डरा के वहाँ से चला जाता है। फिर जैन उसके घर आती है और नंदिनी को कहती है कि विजय को कॉल करो और यहाँ आने को कहो। फिर विजय घर आ जाता है और नंदिनी उससे पूछती है कि तुमने बॉडी कहाँ दफनाई है, क्योंकि जब कोई भी खबर आती है कि पुलिस छानबीन कर रही है तो मैं डर जाती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकूँगी। और साथ हम देखते हैं कि जैन और शिव उनकी बातों को सुन रहे होते हैं लेकिन विजय बताने से मना कर देता है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो चाय कैफ़े में बैठा होता है और वहाँ कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि विजय का केस वापस से रीओपन हो गया है और उस केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। रात में आईजी और मीरा दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और एसीपी कहता है कि ये कह रहा है कि इसे पता है कि उसने कहाँ बॉडी दफनाई है। फिर आईजी डेविड से कहता है कि उसने बॉडी कहाँ दफनाई है, लेकिन वो कहता है कि इसके मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। गैतोंडे उसे मारने लगता है लेकिन वो कहता है कि मैं पिछले 7 साल से जेल में रहा हूँ, मुझे पैसे दोगे तो ही मैं बताऊँगा। मीरा और उसका हस्बैंड उसे पैसे देते हैं और वो कहता है कि उसने बॉडी यहाँ ही दफनाई है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उस टाइम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और मीरा कहती है कि जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। नेक्स्ट डे वो पुलिस स्टेशन में खुदाई शुरू कर देते हैं और उन्हें एक कंगाल मिलता है जिसे वो डीएनए टेस्ट के लिए फोरेंसिक वालों को दे देते हैं। फिर पुलिस वाले विजय और उसकी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से इजाज़त लेते हैं और कोर्ट पुलिस वालों को 8 घंटे इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाज़त देती है। फिर आईजी साहब अजय से कहते हैं कि बॉडी कहाँ दफनाई है, लेकिन वो कहता है कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो यहाँ था ही नहीं। फिर गैतोंडे उसके सामने उसकी फैमिली को मारने लगते हैं, जिस पर वो सब कुछ बताने के लिए राज़ी हो जाता है। और हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो कहता है कि नंदिनी बच्चों को लेके घर से बाहर गई हुई थी और मैंने देखा कि कोई चोरी छुपे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और मैंने रोड से उसके सर पे मारा जिसकी वजह से वो मर गया। फिर मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में छुपा दिया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर पुलिस वाले विजय को लेके जा रहे होते हैं और मुराद अली ये सब कुछ न्यूज़ पे देखता है और हम देखते हैं कि मीरा, उसका हस्बैंड और आईजी सारे इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और वहाँ मुराद अली आता है और कहता है कि हम लोग एक फ़िल्म पे काम कर रहे हैं और उसकी स्टोरी सेम टू सेम विजय की लाइफ की स्टोरी होती है। और मीरा कहती है कि अगर स्क्रिप्ट तैयार है तो फिल्म अभी तक बनी क्यों नहीं है। और वो कहता है कि हम दोनों फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे, लेकिन उसने कॉपीराइट की वजह से स्टोरी को पहले ही बुक में पब्लिश करवा दिया है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां विजय की लॉयर कहती है कि ये बयान टॉर्चर करके लिया है और ये कहानी पुलिस वालों ने चुराई है दरिश्याम नेम के एक नावल से। और दूसरी तरफ हम मुराद अली को देखते हैं जो उन्हें कहता है कि विजय उनके पास आया था और कहने लगा था कि ये एंडिंग लोगों को पसंद नहीं आएगी। फिर उसने मुझे आइडियाज़ दिए, लेकिन जब मैंने एंडिंग सुनी तो मैंने उसे कहा कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और महेश कहता है कि वो एंडिंग क्या थी। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां जज को फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये कंगाल समीर का है ही नहीं। फिर मुराद अली उनको एंडिंग सुनाने लगता है कि हीरो सोच लेता है कि पुलिस कभी ना कभी उस लाश को लाजमी ढूंढ लेगी, जिसके लिए वो उसी दिन से ऐसी बॉडी को ढूंढने लगता है जिसकी कद काट सब कुछ उसी तरह का हो और वो ढूंढ लेता है। और उस फनरल में हीरो को कुछ ऐसा मिला जिससे उसने जान पहचान कर ली और हीरो ने पता लगाया कि एक बॉडी को स्केलेटन बनने में कितना अरसा लगता है और हीरो उस बंदे की बहुत मदद करता है
और एक दिन हीरो उस बंदे को अपनी ज़रूरत के बारे में बताता है। अब वो बंदा क्या करता, क्योंकि हीरो के इतने एहसान थे उसके ऊपर, और वो बंदा स्केलेटन हीरो को दे देता है। फिर हीरो को पता चलता है कि लाश जब पुलिस वालों को मिलती है तो, और वो उसको थोड़ी दूरी में फोरेंसिक लेके जाएंगे और उसके बारे में पता करेंगे कि मरने वाले की उम्र क्या है, मरने की वजह क्या है, और इन सब के बाद वो डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके बाद हीरो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के गार्ड से दोस्ती करता है और हीरो इस एविडेंस को चेंज करने के लिए उस बंदे से ल्यूइस स्केलेटन को लेता है और दोस्त को फ़ोन करता है और वो दोनों मिलकर शराब पीते हैं। फिर हीरो उस एविडेंस को चेंज कर देता है और जज विजय को बाइज्जत बरी कर देता है। और विजय की लॉयर कहती है कि हम इस केस को ख़त्म करवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील भी देंगे, तब तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। फिर हम देखते हैं कि महेश कहीं जाने के लिए निकलता है और उसे गाड़ी के पास अस्थियां रखी हुई मिलती हैं और एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि जो आपने मांगा था वो मैं दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उनको बहा देते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।